जहाँ पे सिर्फ कंपटीशन आ जाता है ना अहमद, वहाँ पे फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ये वो सब खत्म हो जाता है। वहाँ पे मुझे अहमद जो एक चीज नजर आई, बल्कि दो चीजें मैं कह सकता हूँ। एक तो इजीनेस है वहाँ पे। ओके। मुझे लगा कि काम करने का जो तरीका है ना वो बहुत आसान है। एक बहुत बड़ी फिलोसोफर है, उन्होंने ये बात की थी कि जहाँ पे टीम वर्क होता है ना, जी जी, वहाँ एरर्स ज्यादा आते हैं। लेकिन आज का जो दौर है ना, वो दुनिया बहुत आगे चले गई। वो कह रहे हैं यार हमें सर भी ना बोलो आप। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो प्लीज टेक माई नेम। जनरली वहां से ये थॉट आया कि भाई देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। ये क्या बात कर रहा है। उसने जो दोबारा बात की, उसने कहा इट इज ऑल अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट। भाई मैं हूँ बाप अपनी बेटी का, है ना, तो मैं कर रहा हूँ अपना फर्ज पूरा। आप देखें ये 3 नमाजें, जोहर असर मगरिब इशा, 4 नमाजें, ये ऐसे टाइम पे हो रही है कि आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। आपने अगर अब तक डायरेक्शन एजुकेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और एजुकेशन, तरबियत, पेरेंटिंग से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। डायरेक्शन पॉडकास्ट हाफिज़ अहमद के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ हैं मुर्तज़ा भाई। कैसे हैं मुर्तज़ा भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्तज़ा भाई का ताल्लुक ट्रेनिंग से है और सॉफ्ट स्किल्स और जो हमारी लीडरशिप स्किल्स और इस तरह की जितनी भी स्किल्स होती हैं, और उस पर ये बहुत सारी फर्म्स के साथ, कंपनीज़ के साथ माशाल्लाह ट्रेनिंग्स वगैरह करते रहते हैं। और अभी रिसेंटली मलेशिया से आए हैं, वहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे, तो कोई 1.5 मंथ ये जो है वहाँ पे ट्रेनिंग्स का सिलसिला करके आए हैं। तो मलेशिया के वाले से भी एक्सपोजर क्या रहा, वो भी उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। स्टार्ट में यहाँ से लेना चाहूँगा कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री इसकी तरफ कैसे आना हुआ, क्योंकि जाहिर है जब आप इस इंडस्ट्री की तरफ आने का सोच रहे होंगे उस वक्त सोशल मीडिया वगैरह तो नहीं था और इस हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तो नहीं थी। तो वो कौन से स्टेप्स थे कि जिनको आपने फॉलो किया और इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़े? पहले तो अहमद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। मतलब ऐसे टाइम में जहाँ पे व्यूअरशिप की ज़रा कशमकश लगी हुई है और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पे क्वालिटी तो अब मेंटेन करना मुझे लगता है इट्स एन इजी टास्क, क्योंकि गैजेट्स आ गए हैं, जी जी माइक्स अच्छे आ गए। बट द कंटेंट यू आर प्रोड्यूसिंग एंड यू आर ब्रिंगिंग ऑन द डिजिटल फोरम इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक। और वो एक टास्क भी है आज के दौर में। तो पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई थिंक अहमद, इसमें मैं ना थोड़ा सा रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया हूँ कुछ अच्छा, सालों अच्छा, से। सही सही। और मुझे लगता है कि इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोफेशन में आने का जो एक रीज़न, तो मैं ये नहीं कह सकता आपको कि जी मैंने प्लान किया था और मैं आ गया। आई थिंक इट वाज सेम लाइक अदर्स, कि मुझे बस वो एक दरिया के फ्लो में वो मैं चलता रहा और इस प्रोफेशन में आ गया। ओके ओके। लेकिन जब मैं आया और उसको एग्जामिन किया और एवेल्युएट किया, तो मैंने एक चीज़ रिलीजियसली जो फॉलो की, और मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो है कुरान का पहला लफ्ज़, जिस इकरा, जो पहली वही थी। जी जी। उसका अगर हम लघवी माने देखेंगे तो पढ़, हमें ज़ाहिर है बताया गया। लेकिन ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला ने पहला ही लफ्ज़ कुरान का पढ़ दिया होगा अगर, तो उसके पीछे सिर्फ पढ़ तो नहीं होगा, उसके पीछे आई थिंक एक समंदर होगा जो कि एज अ प्रोफेशनल मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पढ़ के पीछे क्या होगा, जब मैंने थॉट दी इसके ऊपर और कुछ चीज़ों को समझा, कि पढ़ का मतलब है समझना, पढ़ का मतलब है एक्सप्लोर करना, पढ़ का मतलब है एक्सपोजर हासिल करना, और फिर यहाँ तक रुकना नहीं है। जाहिर बात है दीन इस्लाम भी जब आगे फैला तो वो ज़ाहिर है कम्युनिकेशन के थ्रू फैला, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस के थ्रू फैला। जी जी जी। सो इस पढ़ को समझने, एक्सप्लोर करने की हद तक नहीं रोकना, बल्कि आगे भी बढ़ाना है। सो ये जब पढ़ को ज़रा एग्जामिन किया और ज़रा समझने की कोशिश की, तो पता चला कि यार ये जो प्रोफेशन है किसी भी शक्ल में, चाहे एक सब्जेक्ट के उस्ताद की शक्ल में हो, टीचर की शक्ल में, स्कूल यूनिवर्सिटी, चाहे एक आलम दीन की शक्ल में हो जो दीन और दुनिया की तालीम लोगों को तक पहुंचा रहा है और उनको जीने के तरीके बताता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए, या एक ट्रेनिंग प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हो, क्योंकि ये वो रोल्स हैं हमारी सोसाइटी के जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को इम्पेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज लेके आ सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा ये जब मुझे समझ आया कि यार ये कॉन्सेप्ट है, तो फिर मज़ा आया और फिर चूज़ किया कि यार टीचिंग में चले जाएं, ट्रेनिंग में चले जाएं। ज़ाहिर आलम दीन बन नहीं सकते थे, शौक़ बड़ा था, लेकिन
तो ये दो चीज़ें हमने शुरू कर दी। सही। और इसका बैकग्राउंड ये था हाफिज, जो मैं अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बताऊँ आपको, कि 2010-11 से आई वॉज इनटू यूथ डेवलपमेंट। मुख्तलिफ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में रहा, जिसमें यूथ पार्लियामेंट थी और बहुत सारे ऐसे इदारे थे। पूरा पाकिस्तान को ट्रैवल किया। आई यूज्ड टू बी होस्ट, मैं मास्टर ऑफ द सेरेमनीज होता था, कभी किसी ऑफिशियल जगह पे, कभी कहीं। फिर 2014 में मैं न्यूज़ एंकर बन गया। अच्छा अच्छा। 2 चैनल्स के ऊपर मैंने न्यूज़ एंकरिंग की। और आप शायद जानते होंगे कि आपके और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो उस टाइम के ऊपर न्यूज़ एंकर बने। हाँ जी, जी। जिसमें तला अनवर हैं, राइल अख्तर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया, क्योंकि क्रेज हो गया था। क्योंकि एज अ सोसाइटी ना, मुझे लगता है कि हम चमक को देखते हैं और उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। 2015 में वो किया, लेकिन पता ये चला कि भाई मीडिया में पैसे होते हैं लेकिन डिजिटल होते हैं वो आपको मिलेंगे नहीं। तो जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए अहमद, वो था मेरा इजिप्ट का दौरा। ओके। जब मैं 2016 में मिस्र गया, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कायरो में एक एक्सचेंज प्रोग्राम था 4 महीने का, और मुझे उसमें एज अ फैसिलिटेटर काम करना था। और उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था कि ट्रेनिंग क्या होती है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग पता थी, मुझे होस्टिंग पता थी, मुझे ओरेशन पता थी, डिबेटिंग पता थी, लेकिन मुझे ट्रेनिंग क्या होती है पता नहीं। और मुझे लगता था कि ट्रेनिंग का मतलब है बोलना। अच्छा। तो जब वहाँ गए और 2 हफ्ते मैंने ट्रेनिंग पहले हासिल की कि मैं बाद में लोगों को फैसिलिटेट कर सकूं, और उन 2 हफ्तों में जो मेरे अंदर चेंज आया भाई, वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं इसका किरदार इजिप्ट की अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कायरो को देता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर ये स्किल पैदा किया कि यार दिस इज समथिंग विच इज़ अमेजिंग। मतलब आप एक्टिविटीज़ के को लेकर लोगों के अंदर कोई नॉलेज और अवेयरनेस पैदा कर रहे हो। बस फिर वापस आए 2017 में, 17 दिन का एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया। अच्छा अच्छा। उस 17 डेज के अंदर हमने ये सीखा कि ट्रेनिंग कराते कैसे हैं, डिलीवरी कैसे होती है। वो किसके साथ था? वो फैमिली एजुकेशनल सर्विसेज फाउंडेशन, अच्छा, एक FESF इदारा है। तो बस उन्हीं के साथ फिर मैंने जॉब भी शुरू की। ओके। फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ भी काम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 7 इयर्स। और कराची के और पूरे पाकिस्तान के जो गोट हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के बच्चों के साथ लेके टॉप कंपनीज के C-suites के साथ काम करने का मौका मिला है। और समझ ही आया है कि जिस तरह DNA अलग है हमारा, उस तरह पर्सनैलिटीज़ भी अलग हैं और सीखने का अमल भी अलग है। सो घूम फिर के मैं वहीं आऊँगा कि वो जो पढ़ है उसको अगर हम दिमाग में रखेंगे कि इट्स नॉट जस्ट पढ़, इट इज़ अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, इट इज़ अबाउट अवेयरनेस, इट इज़ अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू, जिसके अंदर AI, जिद्दत, ये सब कुछ साइंटिफिक आई थिंक उसी लफ्ज़ की वजह से आया है। क्योंकि वो लफ्ज़ इतना पावरफुल है कि आज अगर हम AI की बात करें, चाहे वो हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो कोई भी कर रहा है, मुझे लगता है वो शुरू वहीं से हुआ होगा। और उसमें उस पढ़ का जो किरदार है, और फिर अहादीस मिसाल के तौर पे आप इल्म हासिल करने के लिए चीन चले जाएं। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं, ये क्या बयान करता है? ये बयान करता है कि यू हैव टू एक्सप्लोर। मैं अहमद से भी सीख सकता हूँ, मैं बाहर जाके भी सीख सकता हूँ, मैं कराची में रह के भी सीख सकता हूँ। तो लिमिट नहीं रखी अल्लाह ताला ने उलूम के अंदर। अल्लाह ताला ने कहा यार आप ज़रा, ये दरिया है उसमें ज़रा कूदें, नहीं भी स्विमिंग आती तो ज़रा ट्राई ज़रूर करें। तो बस वही कश्मकश है। अल्लाह का शुक्र है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अरे इतनी सारी जो ना आपने बातें कर दी हैं, यहाँ का भी इतना आपने कुछ बताया। तो अभी रिसेंट जो एक्सपोजर हुआ मलेशिया के हवाले से, तो मैं चाहूँगा उस पर भी कुछ बताएं, कुछ कैसा रहा वो सिलसिला। आई थिंक देखें, एक तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आज के हर नौजवान को ये कह रहे हैं कि भाई बाहर निकलो, ये पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग। और ये एक अमूमी सी बात हो गई है कि यानी आप अगर 10 मैं तो सिर्फ नौजवान को भी नहीं कह रहा, मतलब जो अब अपने 40s 50s में भी हैं, उनसे भी आप पूछेंगे तो सबसे पहला 9 लोग ये जवाब देंगे कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है। और वो जस्टिफाइड है। वो पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है कि बाहर जाके, जिस तरह कुछ पॉडकास्टर्स कहते हैं कि पासपोर्ट बदलो अपना, वो ज़रूरी है। तो मैं गया, मैंने एक बहुत बड़े मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक ऐसे इदारे के साथ काम किया अभी 1.5 महीना कि जो आज के टाइम में अगर वो ना हो बिल्कुल तो आई थिंक कुछ भी ना हो। सो इतना बड़ा इदारा था। और मैंने वहाँ पे लाइफस्टाइल तो देखा ही, जो कि और मलेशिया बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, ज़ाहिर है
पाकिस्तान से एडवांस्ड मुल्क है, वहाँ पे आपको रोड, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, बेहतर कम्युनिकेशन, मिलता है। जिद्दत आपको नज़र आएगी, लाइट्स आपको नज़र आएंगी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली वर्क एनवायरनमेंट की बात करूँ, हाँ जी। तो वहाँ पे मुझे अहमद जो एक चीज़ नज़र आई, बल्कि दो चीज़ें मैं कह सकता हूँ। एक तो ईजीनेस है वहाँ पे। ओके। मुझे लगा कि काम करने का जो तरीका है ना वो बहुत आसान है। अच्छा। यानी जिसको हम कहते हैं ना, हवा नहीं बनाया जा रहा किसी भी चीज़ को, यार वी आर डूइंग दिस, हम बस वो ये कि भाग भाग दौड़ लगी पड़ी है। बहुत इजी तरीके से मैनेजर, सबऑर्डिनेट्स, टीम काम कर रहे हैं मज़े से, सुकून से। कोई चैलेंज भी आ रहा है तो वो बहुत इजी तरीके से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है, जो मेरी कॉन्वर्जेशंस रही, कि जहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा है वहाँ पे तो चैलेंजेस आएंगे, हाँ बिल्कुल। और अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे तो इसका मतलब काम नहीं हो रहा। तो उनके परफेक्ट। उनके ख्याल में वो एक मैं इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट भी आपको दूं, मेरे नाम जहन से बिल्कुल निकल गया, लेकिन एक एक बहुत बड़ी फिलोसोफर है, उन्होंने ये बात की थी कि जहाँ पे टीम वर्क होता है ना, जी जी। वहाँ एरर्स ज़्यादा आते हैं। हम्म। अब ये जनरली तौर पे आप ये बात सुनोगे ना, आपको लगेगा कि ये क्या बात हो गई। अगर हम टीम बिल्डिंग है और जी हम जी जी। टीम के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो एरर्स तो कम आने चाहिए। लेकिन वो ये कहती हैं कि जहाँ टीम वर्क होगी वहाँ पे एरर्स इसलिए ज़्यादा आएंगे क्योंकि आप लोग बड़े ओपन होगे, आप डर नहीं रहे होगे, आप बहुत इजी तरीके के साथ अपने जो एरर्स हैं, अपनी मिस्टेक्स हैं, उनको लोगों को कम्युनिकेट करोगे कि मुझे ये नहीं आ रहा, बताओ, मेरे से ये भंड हो गया, ये बताओ मुझे, राइट। ओके। सो ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी कि वहाँ पे ये खौफ ऑफ जजमेंट नहीं है कि यार मैं एक मैनेजर हूँ, मेरी इतने हज़ार रिंगिट सैलरी है, अगर मैंने ये कह दिया कि यार मेरे से ये एरर हो गया, या मुझे ये जी एआई का ये टूल यूज़ करना नहीं आता, तो ये तो मुझे जजमेंट दे देंगे मेरे ऊपर और मुझे कहेंगे कि यार ये तो, इसको तो कुछ काम नहीं आता। नहीं नहीं नहीं। सो एक तो ये इजीनेस मुझे नज़र आई, दूसरा, जबरदस्त। और दूसरा ओपन कम्युनिकेशन नज़र आई। यानी वहाँ पे अब ये मैं एक ज़ाहिर बात है, क्योंकि एक दो इदारों के साथ मैंने काम किया तो मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ। हाँ हाँ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं कोई किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ पे भी ऐसे इदारे हैं। लेकिन मुझे ये नज़र आया कि अगर कोई चैलेंज है तो वो सब खड़े होकर टीम में सबके सामने बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं अहमद के कमरे में आ गया और अहमद मेरे से बात कर रहा है बाकी। तो वहाँ पे ये ख्याल है उनका कि अगर कोई चैलेंज टीम के अंदर किसी एक इंडिविजुअल के पास आया है तो वो हम सबको कन्वे करना चाहिए हमें, ताकि फ्यूचर में किसी और के साथ ना आए। और ये दो चीज़ें तब आती हैं जब आपको ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हो, जब आपको फेवरेटिज्म का डर ना हो, जब आपको डिस्क्रिमिनेशन का डर ना हो, वाह। जब आपको, चाहे वो जेंडर की बुनियाद पे है, चाहे मेरी ज़बान की बुनियाद जी पे है, जी। चाहे मेरे रिलीजन की बुनियाद पे है, चाहे मेरे हुलिये की बुनियाद पे है, वो ना हो, तब आपके अंदर ये ओपननेस और ये इजीनेस आती है। एग्जैक्टली इन कंपैरिजन विथ व्हाट वी डू इन आवर सोसाइटी इज अ बिट डिफरेंट। वी जज पीपल बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड्स। भाई जी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है तो ये तो हाईली इंटेलेक्चुअल होगा ही। हाँ। मेरे ख्याल में, आई हैव बीन टीचर इन मैनी यूनिवर्सिटीज, मेरे ख्याल में एक मिडिल क्लास यूनिवर्सिटी से जितना अच्छा और इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव स्टूडेंट निकल सकता है, वो शायद उस बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं निकल पाता होगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती है ना अहमद, मैं और आप जी एक जी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए जी हैं, जी जी जी। हमारे पास रिसोर्सेज कम थी, तो जब कम रिसोर्सेज में हम कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं ना, तो हमें कुछ नया करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल और जब ज़्यादा रिसोर्सेज में आपको, तो वो तो वैसी अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि ये हमारी सोसाइटी में जो एक कॉरपोरेट्स के अंदर और जो वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जो एक अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि लोग इंटेंशनली करते हैं, बट इंसानी फितरत है। मुझे अहमद अच्छा लगता है, मैंने उसको प्रमोट कर दिया। मुझे अहमद बुरा लगा तो मैंने उसको जॉब से फारिग कर दिया। एक टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट, एक कंफर्टेबल फील नहीं करते एम्प्लॉइज। और फिर दूसरा ये हमने समझा कि हमारे शायद इदारे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा। तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गिव एन एनवायरनमेंट टू एन इंडिविजुअल के जहाँ पे आके वो काम करे। लेकिन जो ये वाला मामला है ना कि जी बायस्ड अप्रोच रखना, अपनी पॉलिसीज़ के अंदर ऐसी अप्रोचेस लेके आना कि जहाँ पे ना चाहते हुए भी लोग कहें कि अब हम क्या करें, यू नो। सो ओपननेस का ना होना, अगर सवाल की इजाज़त ना होना वर्क एनवायरनमेंट में, तो भाई जवाब कैसे मिलेगा? जवाब का तो प्री रिक्विजिट है सवाल, सवाल ही नहीं होगा तो जवाब नहीं होगा। अच्छा,
ये वो ऐसे क्यों है, उसके पीछे कोई आपने वजह ढूंढी हो, वो ऐसे क्यों है और हम ऐसे क्यों हैं, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा क्यों है, वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा क्यों है? मुझे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज लगती है, मेरा ख्याल है, हाँ हाँ, जाहिर है आप हाँ अपनी वो एक मेरा ओपिनियन है कि जी जी आई थिंक इसमें एक लफ्ज है ईगो। हाँ तो जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है उसके अंदर भी आ जाता है हमारी सोसाइटी में, जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है उसके अंदर भी आ जाता है हमारी सोसाइटी में, जिसके पास पैसा होता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले जी, के पास ना ईगो ना है। ना ना ना। आज के दौर में जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है वो भी कहता है भाई मैं हूँ, हम्म, आप कौन है। आप थोड़ा सा अगर आपने काम कर लिया सोसाइटी के लिए तो भी आप राइट, में जो है ना वो ईगो आ हाँ। जाता है। सो जो बंदा पहले आपके पास फ्री में आ जाता होगा वो आपसे आज 5 लाख रुपए डिमांड करेगा, क्यों? और ठीक है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, उसका अपना एक बैकग्राउंड है, लेकिन ये जो ईगो है ना कि मेरे ऑफिस में आप नॉक किए बगैर कैसे आ गए, ठीक है, देर आर प्रोटोकॉल्स, देर इज अ वर्किंग स्टाइल जो कि हर इदारे के अंदर होना चाहिए, लेकिन आज का जो दौर है ना वो दुनिया बहुत आगे चले गई, वो कह रहे हैं यार हमें सर भी ना बोलो आप, हाँ बिल्कुल, वहाँ तो प्लीज टेक माई नेम। जी जी जी। आई वॉज आस्क्ड टू टेक द नेम ऑफ माई बॉस व्हेन आई वाज वर्किंग देयर अभी 1.5 महीने में, यार मुर्तजा प्लीज बी, यू नो, वो मुझे जबरदस्ती कह रहे हैं भाई इजी हो जाओ, और चूंकि हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आए थे जहाँ पे हमने यू नो सर तो बोलना ही है, क्योंकि क्योंकि हम सर हैं या हम मैडम हैं, सो शायद इज्जत को हमने उस पे डिपेंडेंट कर दिया है, जो डेजिग्नेशंस के ऊपर हाँ या टाइटल्स के ऊपर हमने कह दिया कि सर कहेंगे तो इज्जत होगी, और अगर मैंने आपको कोई अहमद कह दिया तो फिर वो इज्जत नहीं होगी। सो ये जो एक ईगो है ना, मुझे लगता है कि यही मसला है और कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये आप शायद नए जो लोग आ रहे हैं उसके अंदर नहीं देखेंगे, सही। वो बिकॉज दे आर जो नई जनरेशन है शायद उसके अंदर ना हो, और इसमें फिर स्कूल, और दूसरा आंसर ये कि स्कूल ऑफ थॉट्स भी है। जाहिर बात है आज जो 30-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैं हमेशा से मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस ऑलवेज विन। मेरे नज़दीक एक्सपीरियंस हमेशा जीतता है। मैं जितना इंटेलेक्चुअल, जितना टैलेंटेड होऊंगा, एक्सपीरियंस जीत जाएगा, बिकॉज जो एक्सपोजर उनको हासिल है। लेकिन फिर कहीं एक्सपीरियंस को ये भी सोचना चाहिए कि यार अब जिद्दत और नए तरीके भी आ गए हैं और अब हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है। तो बिल्कुल ये ईगो, अगर, और ईगो पॉजिटिव भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नेगेटिव ईगो, यानी ज़ाहिर है अंदर उनके अंदर बिल्टन हो चुका है, तो वो अगर थोड़ा सा ओपन कर दें तो टीम्स ऑलरेडी ओपन हो गई, तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा आनी होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी एक कॉन्सेप्ट होता है ना हार्ड वर्किंग का, एक कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट क्या बोल देंगे स्मार्ट वर्किंग का। तो आज एक नई मतलब आपसे एक बात सीखी कि इजी वर्किंग। मैं एक इदारा ज्वाइन कर रहा था, मैं जी आपको ज़रा पर्सनल बात बताता हूँ। सही। तो मेरे अम्मी की कज़न के एक बेटे हैं जो कि चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, और वो दुनिया भर में घूमते हैं, सीएफओ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेड रहे हैं। तो जब मैं वो इदारा ज्वाइन कर रहा था ना, तो उन्होंने मुझे कहा यार देख ये सेठिया कंपनी है, तुझे पता है क्या करना है, तूने बस ना ऑफिस के सामने से ना हर थोड़ी देर बाद ना मूवमेंट करनी है। कोई लैपटॉप उठा के चले जाना, कोई कुछ कर देना, तो वो जो एक पता, यू हैव टू शो देम कि यू आर डूइंग समथिंग। मैंने कहा यार ये तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला यार ये तो रियलिटी है। तो लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपको ग्रोथ देती है। जो रियल ग्रोथ है वो आती ही तब है जब आप एक्चुअल में लर्निंग के साथ काम करेंगे और ग्रो करेंगे और उसमें अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो खैर ये बड़ा एक अच्छी मेरे ख्याल से डिस्कशन रही अब तक की। तो मैं चाहूँगा कि अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लें जो हमारा डिस्कस भी होता है। और अभी ऑफ द कैमरा आपने एक बात की कि भाई टाइम मैनेजमेंट जो है ना, हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं लेकिन रियल है एनर्जी मैनेजमेंट। तो उस वक्त मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं चाहता था आप यहाँ उस कॉन्सेप्ट को अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करें। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, तो और यकीनन बहुत सारे व्यूवर्स के लिए भी नई चीज़ होगी। तो मुझे बताएं कि ये क्या है बेसिकली। यार ये थोड़ा सा वो एक वो नहीं होता कि दरिया इधर चल रहा है मैं उल्टा चलूंगा, हाँ, ये वाली कहानी है। बिल्कुल। देखें, टाइम मैनेजमेंट ज़ाहिर एग्जिस्ट करता है, वक्त की को मैनेज करना अपने, और हम आज के दौर में वक्त ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक अच्छा, मैं ये जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई बात कोट कर रहे हो और आपने किसी से सीखी हो, जी तो ये उनको कोट कर देना चाहिए आप। यानी हमेशा जब भी आप कोई किसी को कोट कर रहे हो तो उनको वो वैल्यू और वो रिस्पेक्ट दे दें और उनका नाम ले लें। तो एक इंडियन अंकित करके एक इंडियन
पॉडकास्टर भी हैं और सही। फिलोसोफर भी हैं, राइटर भी हैं। तो उनकी एक मैं वीडियो देख रहा था, जनरली वहां से ये थॉट आया कि भाई देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहा है। उसने जो दोबारा बात की, उसने कहा इट इज ऑल अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट। हाउ? अब इसको खोलना जरूरी है, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ऐसा है कि अहमद के पास 25 घंटे हैं और मेरे पास 24? ऐसा तो नहीं। ऐसा तो नहीं है। तो हम सबके पास 24 घंटे हैं। अच्छा अहमद, आपसे मैं मतलब सवाल करता हूँ कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? हाँ मतलब 6 बजे। 6 बजे उठते हैं और तकरीबन रोज 6 बजे उठते होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। रोज आप सेम माइंड के साथ, मूड के साथ उठते हैं? नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं कभी कभी 7 बजे फिर सो जाते हैं। फिर सोना पड़ता है। कभी कभी चढ़ आ रही होती होगी कि यार क्यों उठ गए, आज नहीं जाने का दिल कर रहा ऑफिस। कभी कभी आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे कि आज तो ऑफिस जाना है यार, आज ये करना है। कभी कभी आप क्योंकि रास्ता आपको क्लियर मिलता होगा तो आप इजीली पॉजिटिव तरीके से आ जाते होंगे ऑफिस। कभी आपको ट्रैफिक मिल जाता होगा तो आप ड्रेन हो जाते होंगे और आप जब ऑफिस पहुंचते होंगे। तो वो क्या है, ये जो मूड है, ये सब एनर्जी है हमारी। सो हम सेम टाइम पे उठ के प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और सेम टाइम पे उठ के हम यूजलेस डे भी गुजार सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट अबाउट टाइम पे उठना, इट इज अबाउट द एनर्जी आफ्टर यू जब आप उठ जाएंगे उसके बाद जो एनर्जी आपके अंदर होगी वो डिसाइड करेगी कि आपका दिन कैसा गुजरेगा। एग्जैक्टली ऐसा है। मैं रोज 7 बजे घर आऊं अपने, एक दिन मेरा दिल करेगा कि मैं अपनी बीवी बच्चे से, माँ बाप से अच्छे से बात करूं, दूसरे दिन नहीं करेगा। तो मैं 7 बजे रहूं क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि यार देखो टाइम मैनेज करना चाहिए, आपने टाइम टेबल बनाना है। और इसकी वजह से हमारे कॉर्पोरेट्स के अंदर एक बड़ा मसला आ गया। अच्छा। कि हम फ्लेक्सिबिलिटी शो ही नहीं कर रहे। 9 to 6 बैठना है आपने, अगर 1 मिनट भी आप पहले चले गए तो आपकी अर्ली लीव मार्क हो जाएगी। अब बंदा क्या कर रहा है, बैठा है मैच देख रहा है बैठ के, यूट्यूब देख रहा है बैठ के। इज ही और शी प्रोडक्टिव? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। इन कंपैरिजन विद हाउ वर्ल्ड इज गोइंग, दे आर सेइंग भैया 9 आप आए, दिस इज योर टास्क, अपना काम पूरा करें, हमें कोई मसला नहीं है भाई। मलेशिया में ऐसे ही होता था। हमें कोई मसला नहीं है। सही। कोई लिटरली अहमद कोई पूछ ही नहीं रहा आपसे कि आप आए कितने बजे, आप गए कितने बजे, थंब नहीं लगाते, कोई है ही नहीं। अच्छा। बस आ जाए एक पोर्टल के ऊपर आप इन कर दें बस अपना व्हाटएवर उस दिन आप आए हैं ये इन कर दें और टास्क पूरा करें। अच्छा फिर जब ये हो जाएगा तो जाहिर बात है फिर एनर्जी तो रहेगी। फिर ये भी डिमांड है कि भाई किसी दिन टास्क पूरा नहीं हो रहा तो आप शायद 12 घंटे भी बैठे, राइट, डिपेंडिंग ऑन द वर्क। सो मेरे ख्याल में इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, इट इज ऑल अबाउट योर मूड। और वो फिर कैसे आता है इसको अगर हम खोलें तो फिर एनर्जी 2 तरीके की है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी। सही। अच्छा मैं थोड़ा सा बस ये आपसे ऐड पॉजिटिव एनर्जी और ये इस पे हम आते हैं, लेकिन ये जो एक टाइमिंग्स वाली चीज़ होती है, एक थोड़ा सा ये होता है ना, इसमें डिसिप्लिन आ जाता है ना, क्या समझते हैं आप? हाँ देखिए, फॉर द सेक ऑफ देयर आर 2 थिंग्स। डिसिप्लिन एक आना जरूरी है, लेकिन क्या टास्क पूरा करना डिसिप्लिन नहीं है? बिल्कुल है। क्या नॉन प्रोडक्टिव आवर्स को गुजारना डिसिप्लिन है? नहीं। तो जब इदारों को, और ये रूल किसने बनाया 9 to 6 का? ये भी उन्होंने ही बनाया था। जिसने भी बनाया, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, उन्होंने ही बनाया, जारी बात है। वहीं से हमारी तरफ जो आज अच्छे हैं, जारी आगे बढ़ गए। लेकिन आज दुनिया के ऐसे मुल्क जिसमें गल्फ कंट्रीज भी आते हैं, ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे 4 days ऑफ वर्किंग है। जी दुबई। मैं अभी यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि यार ये क्या अंग्रेजों की बातें कर रहे हैं, और जी वो हमारी सोसाइटी नहीं है, हमारे नॉर्म्स नहीं है, हमारा जो कल्चर नहीं है। चले लीव दोज कंट्रीज बिहाइंड, लेट्स फोकस ऑन अबू धाबी, लेट्स फोकस ऑन अदर कंट्रीज जहाँ पे 4-5 दिन है और फिर एक उसमें वर्क फ्रॉम होम दे दिया है और एक इस तरह की चीजें हैं। सो दे आर ऑल्सो डूइंग दिस। सो यस, एज फार एज द डिसिप्लिन इज कंसर्न, वो सिर्फ 9 to 6 तो नहीं है ना यार। डिसिप्लिन आपका एटीट्यूड है, डिसिप्लिन आपकी कम्युनिकेशन है, डिसिप्लिन आपका टास्क को पूरा करने का है, डिसिप्लिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन में अकाउंटेबिलिटी आती है, डिसिप्लिन में आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती है, डिसिप्लिन में ओपननेस आती है। ये तो फौजी करते हैं इस तरह कि भाई, और आजकल तो उन फौज में भी जो है बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अच्छा। मेरे ख्याल से तो लेकिन मुझे ये लगता है कि
डिसिप्लिन के नाम पर सिर्फ ये कहना, अगर आप डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं तो प्लीज सिर्फ 9 to 6 पे फोकस ना करें। डिसिप्लिन आप इदारे ये सिखाएं कि भाई टास्क पूरा करें अपना, बस दिस इज हाउ डिसिप्लिन विल कम। अकाउंटेबल करें लोगों को। सही। अहमद, यू आर लायबल फॉर दिस पॉडकास्ट, यू आर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल आप हो जाएंगे खुद ब खुद। अब क्योंकि महीने में 6 पॉडकास्ट आपने करने हैं मिसाल के तौर पे, अब आप कहेंगे यार इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू स्टे 2 hours मोर टुडे, या मुझे छुट्टी वाले दिन भी आके काम करना है। लेकिन जब आप इस रेस के पीछे लगा देंगे ना कि देखो आप 5:58 पे अगर लीव करोगे ना तो फिर आपकी भाई एक अर्ली लीव मार्क हो जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे, आप 6 बजे तक वॉट एवर यू विल डू, फिर आप गायब हो जाओगे। सही। फिर आप इदारे को ओन नहीं करोगे, फिर यू विल डू द जॉब जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब, बिकॉज आपको 50,000 लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख, वॉट एवर जो भी आपको सैलरी मिल रही है वो आपको मिलेगी। जहां आपने लोगों को ये कहा कि भाई आप एनर्जेटिक रहें, आप ओपन रहें, आप फ्लेक्सिबल हैं। यार मैं जिस इदारे में तब पिछले 2 साल से था, वहां पे देवर फ्लेक्सिबल आवर्स। मैं नाम ले लेता हूँ, यूनिस टेक्सटाइल मिल्स के अंदर मोहम्मद अली तब्बा, जो तब्बा फैमिली है उनका ऑर्गेनाइजेशन थी, वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। भाई 8 बजे से 10 बजे तक आप किसी भी टाइम पे एंटर हो जाए, ठीक है। अब किसी की रूटीन ये थी कि वो 5 बजे वापस, तो वो 8 बजे आ जाते थे, 5 बजे निकल जाते थे। कोई आराम से उठता था, सुबह 10 बजे आता था, वो 7 बजे चले जाता था। कोई 9 to 6 लेता था, प्लस वहाँ पे कुछ मिनट्स दिए हुए थे एक्स्ट्रा कि भाई 180 मिनट आपके पास महीने में है। कभी आप 10 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, कभी आपको पूरे दिन की ऑफ नहीं लेनी, आप सिर्फ चाहते हैं कि 1 घंटे का काम है, आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, आपको NIC के लिए कहीं जाना है, आपको कोई ऑफिशियल मैटर्स के लिए जाना है, तो आप उन 180 मिनट्स में से वो मिनट्स यूज कर लें। सो नाउ आई थिंक द गुड वर्क इज गोइंग ऑन, और उसके ऊपर काम हो भी रहा है। और अभी आपने बताया था कि एक और पॉडकास्ट है आपका, इसके जो किसी और गेस्ट के साथ, जिसमें आप वेलनेस के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, एनर्जी इज ऑल अबाउट वेलबीइंग एंड वेलनेस। वो मैं जरूर देखूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हमारी बात चली थी एनर्जी पे, तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट बयान किया, तो उसको मैं चाहूंगा मजीद अगर आप एक्सप्लेन करें थोड़ा। हाँ, तो अल्लाह ताला ने ना, देखें जैसे जज़ा और सज़ा है, हक और बातिल है, जी, इसी तरह जो है पॉजिटिव और नेगेटिव है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि भाई अगर नेगेटिविटी नहीं होगी तो पॉजिटिविटी भी नहीं होगी। सही। अगर काला नहीं होगा तो सफेद भी नहीं होगा। रात अगर नहीं होती तो रोशनी होती ही नहीं, वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। अरबी का है ना, अरबी के एक सेइंग है, अल अशियाउ तुरफु बिअक्तादिहा, यानी इसका मतलब ये है कि जो चीजें होती है ना वो अपनी जिद से पहचानी जाती है। मतलब दिन की पहचान है इसीलिए क्योंकि क्योंकि उसका एक ऑपोजिट है। हाँ, रात। यानी अगर बुराई नहीं होती तो अच्छाई भी नहीं होती। एग्जैक्टली। क्योंकि कुछ होता ही नहीं, क्योंकि एक ही। तो अल्लाह ताला ने जेंडर के साथ साथ हर चीज के अंदर 2 ऑपोजिट्स बनाए। तो इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव है, और वो इंसान के अंदर बिल्ट इन है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि एक इंडिविजुअल 100% पॉजिटिव हो सकता है, फिर वो शायद इंसान नहीं रहा। अगर वो 100% ही पॉजिटिव रहे तो एक बहुत ही नफीस इंसान भी कभी ना कभी नेगेटिव हो जाता हो। और उसी नेगेटिविटी से लड़ना ही तो इम्तिहान है। दुनिया है ही जो आजमाइश के लिए भेजा है, वही। अदरवाइज तो ये फिर वो कुछ भी नहीं बचता ना, आजमाइश ही नहीं होती, वो आजमाइश होती नहीं। सो ये एनर्जी जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसकी मिसाल जनरल में ये देता हूँ कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारे मामलात होते हैं। अब चूंकि द सोसाइटी वी लिव इन अहमद इज सो इन्फ्लेशन है, सो मसले वाली डिफिकल्ट टाइम्स में हम रह रहे हैं कि अब हमें पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आती। अच्छा, अब इसमें मजे की बात यह है, और ये मैं अपने लिए भी बात कर रहा हूँ, कि पॉजिटिविटी को जानने के लिए ना आपको उस पर फोकस करना पड़ता है। यानी आपको ढूंढनी पड़ती है पॉजिटिविटीज। सो इसकी मिसाल ये है कि एक व्हाइट वॉल के ऊपर, जो हम बचपन से सुन रहे हैं, एक सफेद दीवार है चिट्टी, और उसके ऊपर मैं काला सा डॉट लगाऊं और मैं 10 लोगों से पूछूं ना चलते फिरते क्या नजर आ रहा है आपको, आई थिंक 9 लोग बोलेंगे काला डॉट नजर आ रहा है। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई है कि वी आर मोर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द सोसाइटी रादर द पॉजिटिव साइड। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक एक्टिविटी कराता हूं अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान, और मैं ओपन ही मैं अपना हर सेशन इन 2 एक्टिविटीज के साथ ओपन करता हूं। ये मैं आपको बताने लगा हूं आज। एक तो मैं एक एक्टिविटी कराता हूं, द ग्रेट फिलोसोफर, आपने भी उनका नाम सुना होगा, डॉक्टर अस्थाना।
अच्छा, नहीं मैंने नहीं मुन्ना भाई में जो होते थे, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, अच्छा मूवी के अंदर देयर इज अ कैरेक्टर डॉक्टर अस्थाना, अच्छा जो अच्छा प्रिंसिपल, वो हंसते थे, लाफ्टर थेरेपी। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने सेशंस के दौरान जैसे ही, रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि वो लोग कौन है, उनका रैंक क्या है, उनकी डेजिग्नेशन क्या हंसो। है, मैं कहता हूँ जी हंसो, 3 बार जबरदस्ती हंसो, और चौथी बार एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखो और उनसे पूछो कि क्यों हंस रहे हो आप, और फिर लोग हंसते हैं और वो हंसना शुरू करते हैं और वो हंसते ही रहते हैं, तो एक एनर्जी आती है। और फिर मैं इनको डीब्रीफ ये करता हूँ कि देखें, जब हम नेगेटिव एवं ही हो सकते हैं, पॉजिटिव भी है भाई। पॉजिटिव के लिए भी क्यों रीजन हम जबरदस्ती ढूंढने, पहली बात। दूसरी, मैं उनको कहता हूं कि आज सुबह आप जितने बजे भी उठे हैं, 6 बजे, और अभी जो भी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो इन 5 घंटों के दौरान आप काउंट तो करें कि कौन सी 5 पॉजिटिव चीजें हुई हैं आपके साथ, है ना। नेगेटिव पूछूंगा तो आप कहेंगे जी बाइक लेके जा रहा था, बाइक पंचर हो गई, रास्ते में खड्डा था, वो खराब था, धुआं था, फलाना, वॉटेवर। आप काउंट तो करें। और फिर जब लोग काउंट करना शुरू करते हैं, वो फिर कहते हैं यार आज मैंने अपने माँ बाप के साथ ब्रेकफास्ट किया, आज मैं सुबह उठा तो मेरी 2 साल की बेटी उठ के मुझे देख के हंस रही थी, पॉजिटिव, यू नो। आज मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक क्यूट सी बच्ची नजर आई, अपने अपने अम्बा अम्बा के साथ ना बाइक पे बैठी हुई जा रही थी, पॉजिटिविटी। तो जब आप सराउंडिंग में देखते हैं और जब आप काउंट करना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो, द लिस्ट गोज ऑन। और फिर मैं एक उनको हिंट देता हूं, मैं कहता हूं यार एक ऐसी चीज है जो हम सबके साथ हुई है, और मैं यहां पे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो बहुत जरूरी है, वो ये है कि हम जाग गए, एग्जैक्टली क्योंकि रात को तो मर गए थे। एग्जैक्टली। आज ही मैं सुबह आ रहा था तो मैंने वो देखी एक एम्बुलेंस और वो सर्द खाने के पास से वो बॉडी चलेगी जा रही थी, बिल्कुल वो तो वो शायद उठ नहीं पाए होंगे सुबह, वॉट एवर जो भी। हाँ। और मैंने और आपने अहमद अपने सराउंडिंग्स में बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि हट्टा कट्टा बंदा रात को सोया, सुबह ना उठा, नहीं उठा। एग्जैक्टली क्योंकि जिसकी अमानत थी उसने वापस ले ली। एग्जैक्टली। सो अगर हम सुबह उठ गए हैं, और मैं उठ, सेल्फ बहुत बड़ा सेल्फ पॉजिटिविटी है। और मैं अहमद के पास आया, अभी मैं कहीं और जाऊंगा, फिर मैं कहीं और जाऊंगा, ये अपॉर्चुनिटी ही मुझे तब मिली है जब उस जात ने मुझे मेरे अंदर रूट बार डाल दी और बोला जी उठ जा, टू लिव दिस लाइफ। अदरवाइज तो क्या पॉजिटिविटी। तो इसके लिए जरूरी क्या है, शुक्र, और शुक्र भी कहकर। यानी इसमें लोग, जब मैं ट्रेनिंग्स में कराता हूं तो लोग कहते हैं हाँ जी हम सुबह नमाज पढ़ते हैं तो वो शुक्र हो जाता है। भाई नमाज तो इज अ केपीआई, आपको पता ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा कॉर्पोरेट लाइफ में केपीआईज होते हैं, गोल्स होते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। नमाज तो फर्ज है, वो तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, वो ऐसा नहीं, एहसान नहीं है, सही है। वो तो हमारी परफॉर्मेंस है जिसकी इवेल्युएशन होगी। नहीं पढ़ी तो सजा मिलेगी, पढ़ी तो जजा मिलेगी, वॉटेवर जो भी उसका रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही है। लेकिन शुक्र एक डिफरेंट चीज है। तो जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ लाड करता है, वो लाड क्यों करता है? भाई मैं हूं बाप अपनी बेटी का, है ना, तो मैं कर रहा हूं अपना फर्ज पूरा, मैं लाड क्यों करता हूं? क्योंकि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई पॉजिटिव फीलिंग टू माई चाइल्ड। तो हमें चाहिए कि हम अपने लफ्जों से, अल्फाज से शुक्र अदा करें, और ये कहें, मुंह से निकालें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है आज का दिन, और दिल में फीलिंग्स आए शुक्र वाली, यू नो। और वो फीलिंग्स कैसे आती हैं? देखिए कभी कभी क्या होता है, आई थिंक तबलीग का, दावत का भी एक मामला है कि आप लोगों को पहले उस तरफ रुझान, उनकी तरफ उनको रुझान लाएं, उस तरफ लेके आए जरा। तो जब आप रोजाना ये कहना मुंह से शुरू करेंगे ना कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, भले अभी तक दिल में फीलिंग भी नहीं है, तो 1 हफ्ते बाद, 20 दिन बाद, 40 दिन बाद आपको लिटरली फील होना शुरू होगा। ये पानी है ना, देखें ये ग्लास है, वो एक, मैं देख रहा था एक वीडियो, वो कहता है यार आप पानी को एक गड़गड़ करके ना पी जाए, आप जरा एक एक घुट पी के जरा फील तो करें कि कैसी नेमत है, कि ये पानी है क्या चीज। यहाँ पे आप मशरूबात रख दें किस्म के, वो काम कोई एक ड्रिंक नहीं कर सकती, ये कर सकता, हकीकत है। ठीक है। तो ये जो पॉजिटिविटी है, मैं इसको एंड, इस कॉन्वर्सेशन को एंड इस तरह करता हूँ कि व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट, तो मैंने स्कूबा डाइविंग किया और मैं समंदर के अंदर गया, ब्लू होल में, दहाब में, और मैंने यूं यूं जरा देख रहा था और बड़ी मछली, छोटी छोटी मछलियां, मछलियों के झुंड नहीं होते जो आपकी बॉडी से गुजर गए, आई फेल्ट दिस। और जब मैं बाहर आया, मैंने कहा यार अगर ये सांस मेरी 2 मिनट के लिए बंद हो जाती है इस 1 घंटे में, तो मैं तो गया था, अंदर फील हुआ। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविटी इज दिस कि व्हेन यू फील पॉजिटिविटी इन द बेसिक्स ऑफ योर लाइफ, अम्मा अब्बा के साथ बैठना, बीवी बच्चों के साथ बैठना,
फ्रेंच फ्राइज खाना, मतलब यू नेम इट एनीथिंग ना, है ना, कुछ भी आप उसको कह लें कि जो भी कपड़ा बड़ा अच्छा पहना, तो फिर आपकी नेगेटिविटी ऑलरेडी चले जाएगी। और इसमें अगर किसी को कम करनी है नेगेटिविटी तो दो काम करें। सही। एक तो दूसरों के बारे में नेगेटिव ना सोचे, पहली चीज तो ये है कि यार अहमद मेरे लिए ये कर रहा है, अहमद मेरे खिलाफ है। जी जी जी। एक तो पहली चीज ये है कि बिल्कुल दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं दूसरा सोचे ही नहीं, सोच। कम सोचे क्योंकि जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे उतनी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग अच्छा, आएगी। ये कहना बड़ा आसान है कि दूसरों के बारे में नेगेटिव ना सोचो, ठीक है ना, ये कहने बड़ा आसान होता है, लेकिन जाहिर है आप रोज़ाना चीज़ों को देख रहे होते हैं अपने सामने, सोशल मीडिया पे आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं थॉट्स तो आ रही होती है। मैं चाहूँगा कोई, अगर आपके पास कोई इसका प्रैक्टिकल वे है कि हम किस तरह नेगेटिविटी से, नेगेटिव सोच से खुद को बचा। अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल जो पॉजिटिविटी के हवाले से बातें की, वाकई वो प्रैक्टिकल चीज़ है कि उनको अगर हम लें तो हम पॉजिटिविटी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, और अगर हम ज़ाहिर उस पर फोकस करेंगे तो नेगेटिविटी खुद आउट हो जाएगी, ये भी तय है। लेकिन नेगेटिविटी से बचने के लिए स्पेशली कोई, अगर आपके जन्म कोई प्रैक्टिकल टिप हो तो मैं चाहूँगा वो भी डिस्कस कर दें। यार देखिए, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग थ्योरेटिकल तो बहुत ज्यादा है, एंड आई टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट फॉलो दोज सही। रूल्स ऑफ लाइफ के जी किताब में किसी लिखा हुआ है तो आप कर लें, क्योंकि मुझे लगता है, और जैसे आपने कहा, आई टोटली इंडोर्स यू कि भाई ये कोई आसान बात है हाँ, कि जी नेगेटिव ना सोचें। ये क्या बात हो रहा है मेरे सामने नेगेटिव, पाकिस्तान के बारे में जी नेगेटिव थिंकिंग ना करें। कैसे ना करें भाई, बाहर निकले अभी 4 खड्डे आपको नजर आएंगे, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा ही है। जी जी जी। तो एक तो वही इसका तरीका है जो अभी आपने बात की कि भाई बी फोकस ऑन हाँ, इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, किसी भी नैरेटिव की जब हम बात कर रहे हैं, हमने एक बार साथ काम किया, हम नैरेटिव पे बात करते थे, एग्जैक्टली, मुझे याद है। तो उसमें कोई भी गलत नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसको खराब करें, भाई आप काउंटर करें उसको। किस तरह करें कि जो सही बात है उसको आप उजागर करें ज्यादा, जो अच्छी बात है उसको उजागर करें। तो एक तो ये प्रैक्टिकल ही तरीका है कि आप रोजाना अपनी पॉजिटिविटीज को काउंट करें, फॉलो करें, उनको फोकस करें, तो आपको नेगेटिविटी याद ही नहीं रहेगी। ठीक है। दूसरा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग हम दूसरों के बारे में कर रहे हैं, क्या वो हमारी लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो लोग या नहीं। हाँ, सही है कि भाई जी। या मैं एवं ही उनके बारे में सोच रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप कॉर्पोरेट लाइफ की बात करते हैं तो यस, लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, सही। क्योंकि वो हमारे या तो ऊपर होते हैं या हमारे कोलीग्स होते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस, वो जारी बात है, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह सारी उनसे डायरेक्ट लिंक होते हैं, डायरेक्ट लिंक होता है, काम उनसे हमें करना होता है, और जाहिर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है तो वहां पर नेगेटिव थिंकिंग होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि, और मेरे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास इसका जवाब यही है कि हम एक तो ये जो मैंने बातें की कि भाई सोचना कम कर दें, और ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ। और वो कैसे कम होगा कि आपको अपने आप को बिजी रखना होगा। और उसका एक तो दीन इस्लाम 5 वक्त की आपको मशवरा नहीं बल्कि हुक्म देता है कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ें। सही। तो उससे क्या होता है कि रिलीजियसली भी देखा जाए तो आप पाक रहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप पाक रहते हैं, और उसमें अल्लाह हमें भी मौका दे कि हम ये फॉलो करें, लेकिन कोशिश है बहरहाल। तो आप पाक रहते हैं, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं, फिर आप थोड़ी देर, और खास तौर पे ये जो पीक आवर्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट लाइफ के, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। वही सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक। पीक आवर्स होते हैं ना, वो होते हैं 12 से 5, 12 से 6। अच्छा, दोपहर के नहीं ठीक होते? है, सुबह के नहीं होते। सुबह के प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, लोग अपना फोकस करके अपने लिए काम कर रहे होते हैं, अपने टास्क को मैनेज कर। दिन का टाइम जो होता है ना, वो होता है लोगों के साथ वाला टाइम, या वो तो नींद वाला टाइम नहीं होता। ठीक है। अब इसमें आप मजे की चीज देखें, आज के टाइम में, आज मगरिब हो रही है तकरीबन 5:45 जी, 5:50 पे, इतना ही है। 4:30 बजे के करीब असर की नमाज हो रही है। आप देखें ये 3 नमाजें, जोहर असर मगरिब इशा, 4 नमाजें, ये ऐसे टाइम पे हो रही है कि आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। आप जोहर पढ़ के आएंगे, ठीक है, फिर 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप फिर असर पढ़ने चले जाएंगे, फिर आपको वजू में रहना है। अब वो जबरदस्ती भी आप करेंगे तो आप कहेंगे यार अभी तो गलत ना सोचो कुछ, है सो रिलीजियस तरीके से भी इस तरह भी आप अपने आप को इंगेज करें। दूसरा, आप अपने आप को इंगेज करें किसी भी चीज में, आप बिजी जब रहेंगे तो ओवर थिंकिंग कम होगी। ये मेरे साथ भी होता है, जब मैं फारिग हूं ना अहमद, तो इतनी ओवर थिंकिंग होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, अगले 6 महीने बाद क्या करूंगा, ये सारी चीजें। तो भाई ये 2 काम करें, पॉजिटिविटी को फोकस करें तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली जो है, खाली दिमाग शैतान खाली बनता दिमाग है ना, तो वो होता रहता है उससे।
ऐसा ही। सही सही। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि हमारा चूँकि प्लेटफॉर्म स्कूल का प्लेटफॉर्म है, तो कोशिश ये होती है कि ऐसी बात की जाए कि जो बच्चों से रिलेट करती हो, पेरेंट्स से रिलेट बिल्कुल। करती हो, टीचर्स से स्पेशली रिलेट करती हो। तो ज़ाहिर है आपका ताल्लुक ट्रेनिंग से है, तो वहाँ तो बात ही ग्रोथ की होती है ना, आगे बढ़ने की, ग्रोथ की बात होती है। इसी तरह डेवलपमेंट की आप लोग बात करते हैं। तो मतलब है ना, पेरेंट्स किस तरह अपनी भी ग्रोथ करें, अपने आप को भी डेवलप करें, और अब साथ साथ अपने बच्चों को भी एक ग्रोथ माइंडसेट और एक डेवलपमेंट फेज से उनको गुजारें। क्योंकि होता यही है ना कि पेरेंट्स स्कूल भेज के समझते हैं कि भूल हमारी जाते हैं। छुट्टी हो गई। तो मतलब दोनों तरफ से पेरेंट्स को काम करने की, क्योंकि जितनी जिद्दत आ रही है, पेरेंट्स को भी अपडेट होना जरूरी होना। और बच्चे से अपडेट कैसे लेंगे, बच्चे को पकड़ेंगे कैसे? Right. अगर बच्चा कुछ आगे पीछे कोई चीज़ घुमा रहा है, तो पेरेंट्स का भी अब तो दोनों के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़रूरी हो गई है। तो मैं चाहूँगा इस पे थोड़ी बात कर। मैं यानी एक तो होता है ना, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम फैमिली सिस्टम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात कर लें। हाँ, बहुत खतरनाक सवाल कर दिया, क्योंकि इसमें ना एक तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ने बड़ा काम खराब कर दिया है। सही। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर वेरियस स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल। आ, यानी एक टॉडलर के जो वो क्या पढ़ाते होंगे, टॉडलर में तो सिर्फ गेम्स कराते हैं। 30-30, 35-35 हज़ार से तो उनकी फीसेस हैं, ठीक है। सो ये तो एक डिबेट है ही अलग कि भाई बहुत। वो तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। वो तो हो गया, अब वो हो गया। हाँ, अब वो कोई इनकलाब ही आएगा, तो वो एजुकेशनल इनकलाब आएगा तो वो चेंज होगा। जी जी जी। सॉरी। जहाँ तक बात है घरों में, देखिए पहले मेरे नज़दीक मुझे ये लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का पेरेंट्स के हद तक, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो एजुकेटेड नहीं होंगे, जी जी जी। ठीक है, जो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि जिनकी तालीम इतनी एडवांस या नहीं, उस वक्त थी मैट्रिक तक, या उस वक्त ही मैट्रिक, इंटर तक। मतलब आज अगर बैंकिंग में भी आप देखेंगे तो कुछ बैंक्स के आपको बड़ी टॉप पोजीशंस पे लोग सिर्फ बीए नजर आएंगे। हाँ। क्योंकि उस वक्त ग्रेजुएशन वाज समथिंग हाँ। पावरफुल। ग्रेजुएशन किया मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने। एग्जैक्टली। और चूंकि ये सिलसिला माँ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो जाहिर बात है बहुत सारी हमारी सोसाइटी में ख़वातीन हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं। तो पहले तो हमें ये जहन से निकालना पड़ेगा कि इस स्टैंडर्ड को हमें चैलेंज करना पड़ेगा कि जो माँ सिर्फ एजुकेटेड है वही अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकती है। हाँ, ये तो नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो बहुत ऐसी एग्जांपल्स हैं जो नौजवान कामयाब हुए, हाँ। उनके माँ बाप एजुकेटेड नहीं थे। और पाकिस्तान में कितना परसेंट अर्बन एरिया है? एग्जैक्टली। पाकिस्तान का तो 90% तो रूरल एरिया है। तो रूरल एरिया में कौन से देहातों के लोग जो हैं वो PhDs किए हुए हैं माँ बाप, उनके बच्चे CSS ऑफिसर्स भी बनते हैं, उनके बच्चे दुनिया भी देखते हैं, उनके बच्चे बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो पहले तो ये कंपैरिजन को तोड़ना पड़ेगा। ये जो एक स्टीरियोटाइप है, इसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा कि भाई ये सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई माँ की जो अहमियत है वो तो पहला हमारा मदरसा है, ठीक है। तो वहां से वो अगर वो ये अल्लाह ताला कह देते हैं ना कि भाई पढ़ी लिखी माँ पहला मदरसा है, भाई उन्होंने कहा माँ पहला मदरसा है, तो पहली चीज तो ये। पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स को ये करना है कि कंपैरिजन नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपैरिजन विद इन देयर ओन चिल्ड्रन। जी जी जी। आपस में जो बच्चे हैं, और चाचा मामा के बच्चों से। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की अपनी लाइफ है, और हर बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही है। तो कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा और कोई मैथ्स में अच्छा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा मैथ्स में अच्छा हो। तो आज चूंकि पेरेंट्स खास तौर पे, यानी बच्चा अभी नर्सरी में और वो कह रहे हैं फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, तो जब आप डे 1 से किसी एक बच्चे को, माइनर को, आप एक जंग में लगा दोगे, क्योंकि उसके लिए तो जंग है वो कि मैंने जीतना है। तो जब आप सिर्फ जीतना, और वो भी कौन सा जीतना, कि भाई फर्स्ट आना है, थर्ड भी नहीं आना, फर्स्ट आना है, तो फिर बच्चा सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ वो भागेगा उस कंपटीशन के। और जहाँ पे सिर्फ कंपटीशन आ जाता है ना अहमद, वहाँ पे फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ये वो सब खत्म हो जाता है। वहाँ पे बच्चा वो 3 इडियट्स वाला जो बच्चा होता है ना, वो जो एक डेफिनेशन बताता है, उसको मतलब पता नहीं होता, सो बच्चा सिर्फ डेफिनेशन याद करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पास होना। सो पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों से एक तो कंपेयर ना करें। दूसरा, पेरेंट्स के लिए, अब मॉडर्न पेरेंट्स और ओल्ड पेरेंट्स का भी कंपैरिजन भी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था। मुझे लगता है ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, जिद्दत आ गई है, ठीक ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, बच्चों को थोड़ा सा लगाम देना ज़रूरी है। हाँ हाँ, वो तो लाजमी है। बच्चों को सिर्फ मतलब हम ये नहीं कर सकते कि ओह हो कैसे डांट कैसे दिया, ये तो इसका राइट है कि ये कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, जी नहीं। जी जी। हमने तो पता नहीं क्या क्या आपने और मैंने तो चमाटे खाए होंगे। पर तो ठीक है, आप मतलब फॉर द सेक ऑफ उसको वायलेंस ना करें, कोई ये ना करेंगे जी आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो एक जो लगाम है ना, वो जो एक वो होनी कंट्रोल है चाहिए। बच्चे बच्चे के ऊपर, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के मॉडर्न पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हम्म। दे आर लाइक रियल मॉमी एंड डैडी वाला कॉन्सेप्ट है, अम्मा अब्बा वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो खत्म जी होता जी गया। जी। सो पहले तो ये, और आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि क्योंकि करंट टाइम्स में दे हैव टू मेक देयर चाइल्ड हाँ कॉम्पिटेंट इनफ टू जी जी यू जी, नो बी टू पार्ट ऑफ दिस, सरवाइव टू और सर्वाइव। तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, हाँ। को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। मैं अभी मलेशिया गया, वापस घूम फिर के मैं आपको बताता हूँ, मलेशिया के हर स्कूल हर अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल होता है। हम्म। हर स्कूल हर अपार्टमेंट में, चाहे वो 10 फ्लैट्स का अपार्टमेंट हो या वो 500 फ्लैट्स का अपार्टमेंट हो, वहाँ पे स्विमिंग पूल और जिम ज़रूर होगा। वाह। क्यों? क्योंकि दे वांट टू हैव दिस अपब्रिंगिंग में ही उनको लेके आना है। तो जो पानी है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपकी बॉडी को रिलीफ करता है, आप रिलैक्स होते हैं, आपके मसल्स बिल्ड होते हैं। तो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये काम खराब हो चुका है यार इस पे, क्योंकि बच्चे अब इस पे ही लगे हुए हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी सब कुछ इससे आ रही है, एग्जैक्टली। गेम्स में लगे हुए हैं। मेरी 2.5 साल की बच्ची है, उसको पता है कि यूट्यूब कैसे खुलेगा, ये पता और नहीं। नेचुरली पता है, अच्छा, किसी ने पता। ये समझ से बाहर है ये कैसे हुआ है? 2 साल का बच्चा यूट्यूब खोल के वीडियो लगा लेगा वीडियो लगा, अपनी पसंद की। आगे पीछे चेंज कर रहा है। ये बिल्कुल मुझे एक कहती है कि जी वो आप ना इसका पासवर्ड खोल के दें, उसको पता है कि पासवर्ड, हम उनको पागल नहीं बना सकते। और ये मैं 2-2.5 साल की बात कर रहा हूँ, और नेचुरली है। मतलब कहने का मकसद है कि अल्लाह ताला ने जब इंसानों को ज़ाहिर तख्लीक करता है, तो वो तो उस दौर के लिए भी तो तख्लीक जी हो रहे जी होते हैं ना इंसान। हाँ एग्जैक्टली। यानी मैं अगर 90s में पैदा हुआ था, तो मैंने और आपने दोनों दौर देखे हैं। हम कंप्यूटर चला लेते हाँ, थे। हम मोबाइल लेस दौर भी देखा है, हाँ। और हमने वो PC 1 PC वो क्या पेंटियम पेंटियम। पेंटियम 1 पेंटियम 2 पेंटियम 3 भी देखे हैं, और अब जी हमने वो गैजेट्स भी देखे हैं जो है। जी जी। सो अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक ही उस तरह की होगी, मुझे लगता है। मैं यू आर मोर नॉलेजेबल इन दिस। तो आज का जो बच्चा है वो पैदाइशी, जाहिर बात है, बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म भी तो होता ट्रांसफॉर्म है भी तो ना। होता है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज की फिजिकल। तरफ लाएंगे लोग बच्चों को, वहां पे इन चीज से ऑटोमेटिकली, और ये भी जरूरी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ना, एग्जैक्टली, इससे अवेयरनेस तो इससे अवेयरनेस होगी। लेकिन अब मिसाल के तौर पे मैं सुन रहा था कि यूट्यूब, पता नहीं आप किसी के चैनल पे मैं सुन रहा था, आप ही के चैनल पे शायद सुन रहा था, कि यूट्यूब किड्स क्यों बना। किसी ने आपसे ये सवाल किया, हाँ जी जी, हमारे चैनल पे ही आपके होता है। चैनल पे मैं सुन रहा था, मैं जरा स्टडी कर रहा था। हाँ, तनवीर नांडला हाँ, ने तो मैं कहा ये था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई मैं देखता हूँ उनका पॉडकास्ट। तो उसमें बहुत ये बात हो शुक्रिया। रही थी कि यूट्यूब किड्स क्यों बना। तो भाई आपको प्लेटफॉर्म से रोकना भी पड़ेगा, और प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी देना जी पड़ेगा। जी जी। लेकिन जहाँ आप बच्चों को फिजिकल, तो मेरे मशवरे दो हैं, एक तो कंपेयर नहीं करें, दूसरा एंगेज योर चाइल्ड इंगेज इन द करें। फिजिकल एक्टिविटी, और एंगेज योर चाइल्ड इन रिलीजियस एक्टिविटीज, वट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे, जाहिर बात है, वी अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, बट बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी और मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो भी मज़हब आपका है, आप उससे कनेक्टेड उसमें रखना ज़रूरी है, और इस्लाम से अगर रखेंगे तो फिर तो यकीनन। वाह वाह, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपने सॉफ्ट स्किल्स की बात की, तो मैं वैसे ही आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जैसे डायरेक्शन स्कूल है, जी तो जी। हमारे यहाँ क्या होता है कि वीकली तरबिया थीम होती है ना, वीकली तरबिया एक टॉपिक होता है। तो अभी जो 2024 था वो पूरा सॉफ्ट स्किल्स पे ही बेस्ड था। तो लीडरशिप और ना इस तरह टाइम मैनेजमेंट, अभी जैसे जो ये वाला जो मंथ चला है नवंबर का, तो इसमें हम कि हमारी जो थीम्स है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, इस पे जो है ना वो काम जो है ना वो हो रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत क्रिएटिव और ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जी जी जी। इंतहाई ज़रूरी है। एग्जैक्टली। मतलब वो सोल्यूशन है ना बेसिकली इसके अंदर। तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और वैसे तो और भी बहुत कुछ हमें डिस्कस करना था, लेकिन आपका भी चूँकि हाँ, वक्त इम्पोर्टेंट, आपने भी पहुँचना है एक जगह, तो आज की पॉडकास्ट को फिर हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर फिर किसी और मौके पर इंशाल्लाह बैठेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट इंशाल्लाह पसंद आएगी, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।